हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। आज हमारा जो वीडियो है उसमें हम श्वसन के बारे में श्वसन के बारे में चर्चा करेंगे और श्वसन को एकदम बड़ी आसानी से और सिंपल तरीके से आपको क्या करेंगे, उसका अध्ययन करवा लेंगे। अब मैंने कहा कि श्वसन हम क्या करते हैं, श्वसन लेते हैं। श्वसन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि हम जो श्वसन करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं, पेड़ पौधों की सहायता से करते हैं। पेड़ पौधे हमारे श्वसन में सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं, क्योंकि पेड़ पौधे यदि प्रकाश संश्लेषण मांग नहीं करें तो हम श्वसन नहीं कर सकते। और पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण से ही हमारी क्या प्राप्त होती है, ऑक्सीजन की हमें प्राप्ति होती है। तो मैंने श्वसन की परिभाषा आपको क्या बताई कि पोषण प्रक्रम मतलब भोजन के खाने के दौरान, पोषण के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, जो हमने भोजन सामग्री ग्रहण की, उनका उपयोग कोशिकाओं में होता है। उनका उपयोग क्या होता है, सेल्स में होता है। किसमें होता है, कोशिका को मैंने आपको बताया, कोशिका को सेल कहा जाता है। कोशिका को सेल कहा जाता है। और सेल क्या होते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी और संरचनात्मक इकाई क्या कहलाती है, सेल कहलाती है। और ये टॉपिक क्लास 9 का है, जो आपने बहुत इजीली पढ़ा होगा। और मैं लगभग आपको एक चीज़ जानना, आपको 9th और 10th दोनों के सभी विषय के नोट्स जो है मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और जिससे पोषण प्रक्रम के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। और ये कोशिकाएं क्या करती है, इनको विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए क्या करती है, इनका उपयोग करती है। और शरीर में क्या प्रोड्यूस करती है, एनर्जी को शरीर में बनाती है। और ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका में भोजन के विखंडन को क्या कहती है, कोशिकीय श्वसन कहती है। मतलब सीधी डेफिनेशन क्या आ गई श्वसन की कि ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिका द्वारा भोजन के विखंडन को श्वसन कहती है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए कोशिकाओं द्वारा भोजन के विखंडन को श्वसन कहती है। क्या परिभाषा बनी, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं द्वारा भोजन के विखंडन को क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। अब मैं कहूँ कि श्वसन जो प्रोसेस होता है, इसमें मैं कहूँ कि हमें प्राप्त होती है ग्लूकोज। हमारे शरीर में क्या होती है, ग्लूकोज होती है। इस ग्लूकोज का उपयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि क्या हो, हमें श्वसन में ऑक्सीजन वगैरह सब इजीली प्राप्त हो। अगर मैं कहूँ शरीर में जो उपस्थित होता है ग्लूकोज, शरीर में ग्लूकोज जो उपस्थित है, अब ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना। इस ग्लूकोज में कार्बन कितने हैं, कार्बन है 6, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन है 12, और ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है आपके पास 6। मतलब ये 6 कार्बन का क्या है, एक यौगिक, 6 कार्बन का क्या है, कंपाउंड है। ये ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, ग्लूकोज जब कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और होता है तो क्या कहते हैं, ग्लूकोज का विखंडन हो जाता है। कोशिका द्रव्य में ग्लूकोज का क्या हो जाता है, विखंडन हो जाता है। जिससे क्या चेंज हो जाता है, ये ग्लूकोज चेंज हो जाता है किसमें, पाइरुवेट में। मतलब ये 6 कार्बन वाला चेंज किसमें हो गया, 3 कार्बन में चेंज हो गया। ग्लूकोज का कोशिका द्रव्य में विखंडन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज जो है पाइरुवेट में चेंज हो जाता है और साथ में कुछ एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। और ये कार्बन 6 की तुलना में कार्बन कितने हो जाती है, 3 हो जाती है। और फिर ये क्या करता है आगे, अगर जो मैं ये पाइरुवेट है, ये पाइरुवेट अगर जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में, पाइरुवेट ऑक्सीजन की एब्सेंट में बनाता है एथेनॉल। एथेनॉल जो है वो तुम्हारे चैप्टर नंबर 4 में आएगा और इसका सूत्र होता है C2H5। इसको कहते हैं C2H5 को कहते हैं C2, एक तो होता है C2H6, इसको तो कहते हैं एथेन, इसको तो कहते हैं एथेन। अगर जो मैं एथेन में एक हाइड्रोजन हटा दूं तो इसको कहते हैं एथिल। क्या कहते हैं, एथिल। और एथिल को दर्शाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करा, हाइड्रोजन एक हटाया तो C6H5, C2H5, और ये हाइड्रोजन हट गया तो इसका नाम क्या है, एथिल है। और अगर मैं हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह जोड़ दिया क्या, एक OH, तो इसका नाम क्या बना, इसका नाम बना हमारे पास एथेनॉल। क्या बना, एथेन प्लस ऑल, इसको कहते हैं ऑल, इसका नाम क्या बना, एथेनॉल, C2H5OH। ये हमारे पास एथेनॉल का स्ट्रक्चर आ गया। एथेनॉल जो है, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड किससे बनती है, जब पाइरुवेट का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरुवेट जब क्रिया करता है तो हमारे पास एथेनॉल बनता है और साथ में कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और यह प्रोसेस कहाँ पाया जाता है, यह यीस्ट में किण्वन के समय यह प्रोसेस पाया जाता है। फिर जब पाइरुवेट का ऑक्सीजन की कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी, वहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल थी नहीं, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या की हो रही, कमी हो रही है। जब ऑक्सीजन कमी के साथ यह अभिक्रिया होती है तो इस दौरान क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल क्या करता है, लैक्टिक अम्ल ध्यान रखना, लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक एसिड जो है वह हमारे दूध को
दही में चेंज करने वाला, तो मैंने तुम्हें कहा कि दूध को दही में चेंज करने वाला जीव जो है वो तो होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और जो दही में जो है वह जो एसिड पाया जाता है, क्योंकि जिसके कारण की दही का स्वाद खट्टा होता है, वह एसिड कौन सा है? लैक्टिक एसिड है, जिसके कारण दही का स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। ये तुम्हें ध्यान रखना है। और साथ में क्या प्रोड्यूस कर लेता है? एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जब यही प्रोसेस किसके प्रेजेंट में, ऑक्सीजन की प्रेजेंट में होती है, तो इसके दौरान होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में जल बन जाता है। और यह प्रोसेस हमारे पास किसमें होता है? यह हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में यह प्रोसेस पाया जाता है। और ये ध्यान रखना है, उपस्थिति जो है ये बहुत ही कम, और ये लैक्टिक अम्ल वाली जो प्रोसेस है ये कहाँ पाई जाती है? ये हमारे पेशियों में पाई जाती है। मांसपेशियों में हमें कभी भी हम भागते हैं तेज स्पीड से, तेज स्पीड के भागते समय हमें क्या होता है? थोड़ी देर दूरी पर जाते समय जाने के बाद क्या होता है? हम पैरों में दर्द का अनुभव हो जाता है, और हम अचानक थोड़ी देर रुक जाते हैं तो वापस पैर हमारे नॉर्मल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? पैरों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर पेशियों में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल की कमी हो जाती है। लैक्टिक अम्ल की कमी के कारण हमारे पास क्या होता है? ऊर्जा की कमी हो जाती है, जिसके कारण पैरों में क्या होता है? दर्द का अनुभव होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का मतलब ध्यान रखना कि हमारे तेज दौड़ते समय हमारे पैरों में दर्द का अनुभव होता है। इसका कारण क्या है? हमारे पैरों में ऑक्सीजन की कमी का होना, ऑक्सीजन की कमी का होना, जिसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन कमी क्यों आती है? लैक्टिक अम्ल की एब्सेंट के कारण। ये आपके पास ये श्वसन के लिए मैंने शॉर्ट का भी बताया। अब आगे इसके चर्चा करेंगे। श्वसन के प्रकार कौन कौन से? एक होता है वायवीय, एक होता है अवायवीय। उनकी चर्चा हम आगे कर रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो आगे मैंने आपको कहा कि मैं पढ़ूंगा श्वसन। श्वसन में देखो आप, श्वसन मैंने तुम्हें कहा कि दो प्रकार का, वायवीय और अवायवीय। वायवीय और अवायवीय। वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की क्या होती है? प्रेजेंट होती है, जबकि अवायवीय ऑक्सीजन की क्या होती है? एब्सेंट होती है। इसीलिए वायवीय श्वसन का नाम क्या? ऑक्सी श्वसन। और अवायवीय का दूसरा नाम क्या? अनऑक्सी श्वसन। मतलब एक में ऑक्सीजन होगा, दूसरे में ऑक्सीजन नहीं होगा। देख लो, पहला टॉपिक क्या कि वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन जो है उपस्थित होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन अनुपस्थित। मतलब यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है और यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट मैंने कहा कि वायवीय श्वसन जो है यह प्रथम चरण इसका जो होता है, वायवीय श्वसन का प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेप जो होता है वह तो होता है संपन्न किसमें? कोशिका द्रव्य में। और जबकि सेकंड स्टेप जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आपने 9th क्लास में पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया के साइज जूते के समान। यह कोशिका का क्या कहलाता है? बिजली का पावर हाउस का नाम भी दिया था, याद करो। और माइटोकॉन्ड्रिया का फर्स्ट स्टेप वायवीय श्वसन का कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य में। और सेकंड होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। वायवीय श्वसन का थर्ड क्या कहा कि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है। ग्लूकोज जो पूर्णतः ऑक्सीकृत हो जाता है। ऑक्सीकरण या मैंने बोला ऑक्सीकृत, इन दोनों में मीन्स में फर्क केवल एक ही है। ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीकरण होगा, क्योंकि ऑक्सीकृत मतलब ऑक्सीकरण हो गया। अब इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है। मतलब पूर्णतः ऑक्सीकरण का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि उपचयन क्या होता है? उपचयन, जो कि पहले पार्ट में पढ़ा कि इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व जल का निर्माण हो जाता है। इसमें वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या हो जाता है? पूर्णतः ऑक्सीकरण हो जाता है। वह निर्मित किसका होता है? कार्बन डाइऑक्साइड व जल का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर मैंने चौथा स्टेप इसमें कहा कि इसमें जो ग्लूकोज जो है, इसमें ग्लूकोज तो आपको पता है कि श्वसन के लिए हमारे शरीर में तो ग्लूकोज उपस्थित होता है, जिसको कि नाम दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में नाम देते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र तो हर किसी को पता ही होना चाहिए कि C6H12O6 होता है, और कार्बन इसमें कितने? 6 होते हैं। ग्लूकोज में, इसमें ग्लूकोज का 1 ग्राम अगर अणु जो है, 1 ग्राम अणु एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये क्या कहलाती है? एनर्जी को संग्रहित करने की इकाई है। इसमें ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 3 अणु उत्पन्न होते हैं। एटीपी के कितने अणु? 3 अणु उत्पन्न होते हैं। इसमें वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु से एटीपी के 3 अणु निर्मित होते हैं। किसमें? वायवीय श्वसन में। और यह श्वसन किसमें पाया जाता है? मानव में होता है। जबकि अवायवीय श्वसन की बात करें तो यह ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है।
इसकी संपूर्ण प्रक्रिया किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में होती है। इसमें ग्लूकोज का पूर्णतः ऑक्सीकरण न होकर आंशिक ऑक्सीकरण होता है, जिससे इसमें एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये हमने पढ़ा कि अभी ग्लूकोज का मैंने विघटन किया था, उसमें मैंने कहा कि ग्लूकोज अगर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो तो मैंने उसमें निर्मित कर लिया था। क्या निर्मित किया था? कार्बन डाइऑक्साइड और जल, और साथ में ऊर्जा भी प्राप्त कर ली थी। जबकि उनका आंशिक ऑक्सीकरण मतलब क्या? ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की एब्सेंट में मैंने किया, तो एक तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का हमारे पास निर्माण हुआ था। इसमें ग्लूकोज का 1 ग्राम अणु अगर टूटेगा तो उसमें कितनी? 2 एटीपी के 2 अणु हमें प्राप्त होंगे। और यह किसमें पाया जाता है? अवायवीय श्वसन यीस्ट में पाया जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये वायवीय और अवायवीय श्वसन में अगर ये अंतर पूछे परीक्षा में तो आप इस तरीके से इसके अंतर को लिख सकते हैं। और इसमें एक भी टॉपिक एकदम ध्यान रखना, परीक्षा में आपको किस तरीके से लिखना, उनके टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर करूँ। और अगर टॉपिक आपकी क्लियर है अच्छी तरह से तो आपको एक भी टेंशन लेने की बात नहीं होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि शेयर सबसे ज़्यादा कीजिए, ताकि आपके जैसे और स्टूडेंट भी होंगे जो कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर नहीं जानते, उनको अंतर का पता लग सके। और सब्सक्राइब करते रहो ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी आए उसका अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए।